हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में जो होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को बोर्ड पेपर में ये 5 नंबर का जो आज जो वीडियो में होगा उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग 5 नंबर का टॉपिक बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ये आप जान लीजिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय का। और कक्षा 10 के विज्ञान विषय का जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम लोग करेंगे। और केमिस्ट्री वाले पोर्शन का हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो इसका जो रसायन विज्ञान वाला पार्ट है आप लोगों का, उसका हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, अध्याय 1। पूरा एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में इसकी थ्योरी पूरी खत्म कर देंगे। अब पढ़ेंगे किस पर्पज से हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा। किस बेस पे हम लोग पढ़ेंगे इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग पहले क्या करेंगे कि पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक इसका समझेंगे आराम से। एक एक टॉपिक समझने के बाद फिर आप लोगों को इसी चैप्टर के प्रश्न कराए जाएंगे। एनसीईआरटी 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 प्लस इस चैप्टर के जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात, इसी चैप्टर के या पूरी केमिस्ट्री के इस चैप्टर सहित पूरे चारों चैप्टर जब आपके पूरे हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, PYQ को डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न आपका मैंने फिजिक्स में भी बनाया हुआ है कि चैप्टर वाइज उसमें वन शॉट वीडियो नहीं है, क्लास बाय क्लास है, लेकिन उसका भी वन शॉट हम लोग देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तीनों काम मेरे हैं जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ये पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ पूरा वन शॉट में, और ये आप लोगों के काम हैं जो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है वो है पहला टॉपिक। पहले बेसिक चीज़ें इस चैप्टर की समझ लेते हैं कि बेसिक चीज में आप इसको कक्षा 9th में पढ़ भी चुके होंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। 9th क्लास में आप लोग इसको एक बार डिस्कस कर चुके होंगे। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग मेन टॉपिकों पे आ जाएंगे। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन सबसे पहले समझते हैं कि इसमें पदार्थ का जो रूप है, पदार्थ का रूप, आकार, अवस्था बदल जाती है, लेकिन इसमें आपका जो नहीं बदलता है वो रासायनिक पहचान इसकी नहीं बदलती है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। और ये परिवर्तन कैसा है? रिवर्स परिवर्तन है, मतलब आप इसमें मूल पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है कि जैसे कोई पदार्थ है वो अपना क्या करेगा, अवस्था बदल देगा, वो अपना आकार बदल देगा, ठीक है, वो रूप बदल देगा, लेकिन उसका रासायनिक संगठन का मतलब जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं करेगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन जब होते हैं तो वो आपके कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन में बड़ा सिंपल है, ये रासायनिक परिवर्तन करता है, मतलब रासायनिक संगठन को चेंज कर देता है और एक नया पदार्थ बनाता है जिसकी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या करते हैं, मूल पदार्थ से, गुण क्या होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। ठीक है, मूल पदार्थ से गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ से गुण भिन्न होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे जो डेली लाइफ में, ठीक है, पर डे डेली लाइफ में या रसायन विज्ञान में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम लोग रासायनिक अपक्रिया के थ्रू पढ़ेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर में आपका वही है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ पर। तो एग्जाम्पल आपके ये हैं कि जैसे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर आइस, बर्फ है, बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल रही है तो वो आपका कौन सा है, फिजिकल चेंज है। बर्फ का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज है। अगर आप पेपर को फाड़ रहे हो, काट रहे हो, पेपर को कटिंग कर रहे हो, तो वो आपका फिजिकल चेंज है, मतलब कि भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि आपने पेज को फाड़ा, उसका आकार बदल गया, उसको आकार बदल सकते हो, उसका साइज बदल गया। जैसे बर्फ है, उसकी अवस्था बदल रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है,
आप लोगों का भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर वाटर है, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा, ठंडा करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो वाटर क्या है, अवस्था परिवर्तन कर रहा है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे केमिकल की, तो देखिए केमिकल चेंज में देखिए यहाँ पर एक नया पदार्थ बन रहा है, एक हम लोग नया पदार्थ बना रहे हैं और उसमें कलर अलर सब चेंज हो जा रहा है। तो ये आप लोगों का क्या है, केमिकल परिवर्तन है, मतलब कि केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मोमबत्ती देखिए जल रही है, तो देखिए मोमबत्ती का जलना आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, जब मोमबत्ती पिघलेगी तो उसका आकार चेंज होगा, ठीक है। तो मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना आपका केमिकल मतलब कि रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर आप देखोगे ईंधन मतलब कि कोयले का जलना, ठीक है, लकड़ी का जलना, आपका लोहे में जंग लगना, तो ये सब क्या है आप लोगों का, ये रासायनिक परिवर्तन है, ये डेली लाइफ में यूज किया जाता है। अब इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनमें रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के पहले चैप्टर की ओर। आप लोगों को इनको दिमाग में रखना है, ये दोनों चीजें आपको एग्जाम में कभी कभार एक नंबर का पूछ लेता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया क्या है। अब चैप्टर आपका शुरू यहाँ से होता है, हाई स्कूल की किताब में आप लोगों का एनसीईआरटी में यहीं से आप लोगों का चैप्टर शुरू है कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए जो डेली लाइफ में हम लोग रासायनिक क्रियाएं जो करते हैं और उनमें जो नए नए पदार्थ बनते हैं, जैसे अब दूध है, दूध फट के दही बन गया, है ना, मतलब दूध से दही का बन जाना। इस तरीके से लोहे आप देखते होगे, लोहे का जंग, लोहे में जंग लग जाती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, नष्ट होने लगता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें केमिकल इंडिविजुअल तौर पर किताबों में जो परिभाषा दी गई है बुक में, वो ये है कि जब हम क्या करते हैं, जब दो पदार्थों को मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। कोई भी आप दो सब्सटेंस लीजिए, पदार्थ आप लोग जानते हो, कोई भी पदार्थ लीजिए, उनको क्या करिए, दो पदार्थों को मिलाइए, एक नया पदार्थ बनाइए, और उस नए पदार्थ के जो गुण है, वो जिसके गुण, जो गुण है, प्रॉपर्टी है, गुण है, वो मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं कोई एक पदार्थ ले रहा हूँ ए और दूसरा पदार्थ ले रहा हूँ बी, और ये क्या बना दे रहा है, दोनों आपस में रिएक्शन करके एक पदार्थ बना रहे हैं, नया पदार्थ ए बी। तो देखिए जो ए के गुण होंगे, जो बी के गुण होंगे, वो यहाँ पर दोनों को मिला के एक नया ही गुण बनाएगा और ये एक नया पदार्थ हो गया, ठीक है। ये आपके दोनों पदार्थ मिलकर एक यहाँ पर नया पदार्थ बना लिए, जिसके गुण क्या होंगे, मूल पदार्थों से ए और बी से इसके गुण अलग होंगे, भिन्न होंगे। इसको हम लोग, इस पूरी प्रोसेस को, जितना प्रोसेस से ये ए बी बना, जितनी प्रोसेस से भी ये ए बी बना, नया पदार्थ बना, गर्म करके, ठंडा करके, पिघला कर, जितनी भी प्रोसेस से बना, उस सारी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। बस इसमें नया पदार्थ बन रहा है, इसीलिए इसको, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रासायनिक अपक्रिया कह रहे हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें डेली लाइफ में हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है, पहले वो देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा। तो डेली लाइफ में जो केमिकल चेंज है हमारे, वो क्या होते हैं। डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, नॉर्मल जो आपका जीवन है उसमें आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये कुकिंग, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, भोजन का जो पकना है वो भी आपका रासायनिक अपक्रिया के अंदर आता है। इसके बाद मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है, ये भी आपका रासायनिक अपक्रिया के अंदर आता है। खाना खाते हैं तो जो पाचन होता है हमारा, वो भी रासायनिक अपक्रिया के अंदर आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना, तो ये भी हमारा रासायनिक अपक्रिया के अंदर आता है। अब हम लोग इंडिविजुअल तौर पर एक एग्जांपल लेंगे, जैसे आप लोग क्या करोगे, इंडिविजुअल तौर का मतलब कि हम लोग अब एक रासायनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के अंदर कोई दो पदार्थ लेंगे। जैसे आपका एक पदार्थ है यहाँ पर हाइड्रोजन H2,
हम अभी H2 लिख रहे हैं, हम हिंदी में भी लिख सकते हैं H2 और O2, ये दोनों पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ये मिलकर जल बना रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ जल बना रहा है। तो जिस अपक्रिया से ये जल बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है, उसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस का ये एक शाब्दिक मतलब कि शब्दों में इक्वेशन है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अपक्रिया क्या है ये आप लोग जान गए होंगे। आप लोग यहाँ पर एक दो फैक्ट लिख सकते हो कि रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जो यौगिकों के बीच में, जो तत्वों के बीच में आपके पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। और दूसरा फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी जाइए, यहाँ से भी नोट बनाते जाइए, ये बात ध्यान रखिए। अब अगर हम लोग बात करें तो केमिकल मतलब कि रासायनिक अपक्रिया में आपका केमिकल रिएक्शन में आपका क्या इन्वॉल्व है, क्या शामिल है, केमिकल रासायनिक अपक्रिया में आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन शामिल है। क्योंकि बात रासायनिक परिवर्तन से ही स्टार्ट हुई थी कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, केमिकल रासायनिक अपक्रिया का एक पार्ट है, तभी तो आप रासायनिक अपक्रिया हो रही है उसी चेंज की। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर, जो कि आपका ये है क्रियाकलाप। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, पकड़ के जलाते हैं तो एक व्हाइट कलर का इस तरीके का पाउडर आपका बनता है। ये पाउडर आपका बनता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, क्लास में यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। इस पूरी अपक्रिया को हम लोग इस शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन रहा है। इस पूरे क्रियाकलाप को हम लोग इस तरीके से शॉर्टकट से लिख सकते हैं। तो ये एक रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु की उपस्थिति में वायु के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, यहाँ पर इसको सैंबल के रूप में भी, तो ये एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अपक्रिया है, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोसेस को हम लोग, ये क्या है हमारा इक्वेशन, ये शाब्दिक इक्वेशन है। ये शॉर्टकट तरीके से इस पूरी जो क्रियाकलाप है उसको हमने क्या किया, ये 3 वर्ड में, 3 शब्दों में डिफाइन कर दिया कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया और इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद एक और हम लोग देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग क्या करें कि लेड नाइट्रेट में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिला दें। ठीक है, लेड नाइट्रेट में क्या करें, पोटेशियम आयोडाइड मिला दें, तो ये देखिए पीले कलर का आप लोगों का विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा। और वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, तो पीला जो कलर होता है वो लेड आयोडाइड के कारण होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पीला कलर क्या होता है, लेड नाइट आयोडाइड के कारण होता है। ये आपकी, अभी मैं शब्दों में अपक्रिया लिख रहा हूं, अभी इन्हीं अपक्रियाओं को मैं क्या करूंगा, इनके सूत्र में, सैंबल के रूप में, इनके संकेतों के रूप में लिखूंगा। अगला टॉपिक आपका यही है। तो केमिकल रिएक्शन आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड में या लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिला रहे हैं और ये पीले कलर का हमको ये प्राप्त हो रहा है पदार्थ, एक नया पदार्थ बन रहा है। इसलिए ये भी एक क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, इस क्रियाकलाप को भी आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया में 2 पार्ट होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर लिखा था A + B = AB। ठीक है, अब जो तीर के इस साइड, लेफ्ट साइड में जो चीजें लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, और जो राइट साइड में चीजें लिखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो चीजें लिखी जाती हैं वो आपके अभिकारक होते हैं।
क्या होते हैं, अभिकारक, ठीक है। और राइट साइड में जो चीजें लिखी जाती है वो आपका उत्पाद होता है, जो अपक्रिया का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उत्पाद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों का एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू करके H2O। तो H2O वाटर, जल बनने में आपके कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन भाग ले रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। इसलिए आपका ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा, अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं और राइट साइड में हम लोग हमेशा उत्पाद को लिखते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभिकारक पदार्थ क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों आपके अभिकारक पदार्थ हो जाएंगे। तो अभिकारक पदार्थ समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं उत्पाद की। तो अपक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नया जो पदार्थ होता है, बनता है जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिणाम स्वरूप आप कह सकते हो, या उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम लोग उत्पाद, ठीक है। या अभिकारक जो मिलकर बनाते हैं नया पदार्थ, उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। तो ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो जल बना रहे हैं, वो आपका क्या है, उत्पाद है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक एग्जाम्पल और बताया गया था, और वो एग्जाम्पल है आप लोगों का, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको, अभी अपक्रियाएं जो जितनी भी आपको अभी बताया गया है, वो सारी चीजें आपको डिटेल से फिर से आपको समझ में आएंगी। अभी आपको एक बताया गया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का सिंबल देखिए Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन O2, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO ये बन रहा था। यहाँ पर M को आप कैपिटल बनाइएगा, क्योंकि सिंबल क्या होता है, कैपिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा, Mg और MgO। अभी मैं इस अपक्रिया को बैलेंस नहीं करूंगा, ठीक है, केवल आपको अभिकारक और उत्पाद बता रहा हूं मैं। तो लेफ्ट साइड में आपको MgO बनाने में कौन कौन से पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, Mg और आपका ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, जिसका नाम आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो आप अभिकारक और उत्पाद समझ गए होंगे। अभिकारक हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, और राइट साइड में हमेशा आपके उत्पाद लिखे जाते हैं, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों के कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों का सबसे पहले अवस्था परिवर्तन शामिल है। आप अगर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अपक्रिया संभव है। पदार्थ का रंग परिवर्तित हो सकता है, रंग में परिवर्तन होगा, और अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए कि इसमें आप लोगों का लेड नाइट्रेट है PbNO3, और इसमें आप लोगों का पोटेशियम आयोडाइड है Ki। तो अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को Ki में घोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का लेड आयोडाइड, ये जो अवक्षेप के रूप में नीचे आपका बैठ गया है, ठीक है, परख नली में जो नीचे आपको बैठ गया है, इसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप। और देखो यहाँ पर अवक्षेप भी बन रहा है, कलर भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कलर भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। गैस का निकलना, अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और जिंक के कुछ पार्टिकल डाल देते हैं। जिंक के क्या कर देते हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, और जिंक के कुछ पार्टिकल मिला देते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो देखिए ये बुदबुदाहट के साथ जो ये गोले बने हुए हैं, फट फट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या है, आप लोगों का गैस भी बनती है, गैस भी निकलती है। और ताप में परिवर्तन, आप देखोगे जब रासायनिक अपक्रिया होती है, तो हो सकता है कि जिस फ्लास्क में या परख नली में रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन भी
रासायनिक अपक्रिया में शामिल है। यहाँ पर अवस्था परिवर्तन का मतलब है कि अगर कोई चीज आपका गैस अवस्था में है तो हो सकता है वो लिक्विड अवस्था में हो जाए, अगर कोई चीज सॉलिड अवस्था में है, मतलब सॉलिड है, ठोस है, तो वो लिक्विड हो जाए। तो यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अपक्रिया में आपका शामिल है। ठीक है, इस बात को आप लोग जान गए होंगे। तो ये था रासायनिक अपक्रिया में शामिल होने वाले पॉइंट। ये पॉइंट आपको जानना इस वजह से है, कभी कभार ऑप्शन में आपका पूछ लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी का जब से क्वेश्चन आने लगा है बोर्ड पेपर में, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब देखिए हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण। तो अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रासायनिक समीकरण ही होने वाला है। ये हर साल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना फलाना समीकरण है, आप इसको संतुलित करके लिखिए, बात खत्म, आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो अभी तक जो मैंने आपको रासायनिक परिवर्तन के थ्रू रासायनिक अपक्रिया बताई, उस पूरे प्रोसेस को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना, शॉर्टकट तरीके से एक कम शब्दों में उसको लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण है। मतलब कि एक संक्षिप्त वर्णन करना। तो किसी रासायनिक अपक्रिया का संक्षिप्त वर्णन या विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, संक्षिप्त। जैसे अब यहाँ पर आप लोगों का, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, आप लोगों का ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है कि मैं बर्नल पकड़े हूँ, बर्नल पकड़ के इसके बाद इससे होल्डर से, इसको होल्डर भी कहते हैं, होल्डर से मैग्नीशियम रिबन, और इसके बाद उसको गर्म किया जा रहा है, और गर्म करने के बाद ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल यहाँ पर व्हाइट पाउडर आपका बन रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी क्रिया को एक कम शब्दों में लिखना ही क्या है, आप लोगों का रासायनिक समीकरण है। ठीक है, एक इस पूरी प्रोसेस को कम शब्दों में कैसे, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने मैग्नीशियम लिया, ये मैग्नीशियम रिबन ली, और इसके बाद क्या किया, वायु से हमको क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई वातावरण से, और हमने ये दोनों आपस में क्या हुए, अपक्रिया किए, इनको गर्म किया। ठीक है, इनको क्या किया, गर्म किया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर आपका बना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया। तो इस पूरी अपक्रिया, पूरे प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या किया, दर्शा दिया। ठीक है, व्यक्त कर दिया, लिख दिया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। बस अंतर ये है कि ये आप लोगों का शब्द समीकरण है, इसको शब्द रासायनिक समीकरण कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण। अब इसको लिखने में टाइम लग रहा था, तो हमने क्या किया, एक समीकरण और बना दिया रासायनिक, जो हमारा क्या होगा, प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों की मदद से हम लिखते हैं। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला या प्रतीक लिख दूं, फॉर्मूला कह रहा हूं, मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दूं Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दूं O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दूं जो कि MgO होता है। अब ये फॉर्मूला, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कहाँ से आया, किस तरीके से बना, इसकी एक इंडिविजुअल क्लास आप लोगों की, एक 20 मिनट की क्लास होगी, उसमें आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड सारे फॉर्मूला, जो रासायनिक सूत्र हैं, वो सारे बनाने आप लोग जान जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो उसकी समस्या मेरे पास है, समाधान उसका, सॉरी समस्या बोल गया मैं, उसका समाधान हमारे पास है। आप आइए अपना समाधान प्राप्त करिए। ठीक है, तो इसके विषय में आपसे बातचीत होगी। तो ये शब्द समीकरण था। अगर हम शब्द समीकरण को क्या करें कि आप लोगों को प्रतीकों और सिंबल, जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिख दें, तो और शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा रासायनिक समीकरण का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी भी अपक्रिया का संक्षिप्त वर्णन, मतलब कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना अपक्रिया को कि क्या हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। और शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर उसको प्रतीकों और सूत्रों की रूप मदद से लिख देना ही आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग जान गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं,
इस बात को भी जान गए होंगे। रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द समीकरण भी आप कह सकते हो और दूसरा आप लोगों का जो प्रतीकों के रूप में लिखा गया है वो भी आप लोग कह सकते हो, जो प्रतीकों के रूप में लिखा गया है। अब अगर हम लोग बात करें ये, हाँ एक चीज और जान लीजिए, अगर आप लोगों को ये इसका पीपीटी चाहिए पूरा, सॉरी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर, जो आपका ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों का 8881454716 है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए और अपना नोट्स नाम बताइए, क्लास बताइए, इसके बाद आपको नोट्स दे दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, मतलब सॉरी, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये आपको देखना है अगला टॉपिक। अभी तक हम लोग रासायनिक समीकरण देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण में क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड आपके अभिकारक होते हैं, अभिकारक होते हैं, और आपका राइट साइड आपके क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होना चाहिए, जिससे इनका द्रव्यमान संरक्षित रहे। एक द्रव्यमान संरक्षित का नियम है कि ना तो उसको बनाया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसको कांस्टेंट रहेगा वो। ठीक है, परिवर्तित हो सकता है एक रूप में दूसरे रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभिकारक का परमाणुओं की संख्या और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या दोनों आपकी क्या होगी, बराबर होगी। उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एक एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे हम लोग क्या करें, अभी हमने देखा था जिंक की क्रिया। ठीक है, जिंक की क्रिया किससे करा दें, आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड से, जो आपको वहां पर अभी हाइड्रोजन गैस निकलते दिखा रहा, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें तो यहाँ पर आपका बन जाएगा जिंक, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। तो इसमें आप देखोगे कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी आपके पदार्थ लिए गए हैं, उनमें सभी में परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब परमाणुओं की संख्या का बराबर होने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे आप लोगों का इस तरीके से आप चेक करेंगे, उसको उसको चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर जिंक क्या है, लेफ्ट साइड में जिंक क्या है, एक है, यहाँ पर भी देखिए एक है, ये लीजिए, मतलब जिंक की संख्या यहाँ पर कितनी है, जिंक की संख्या 1 है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, सल्फर SO4 आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा, SO4 यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपका जिंक कितना है, यहाँ पर भी 1 है, और SO4 कितना है, यहाँ पर भी 1 है, और H कितना है, 2 है। तो दोनों तरफ आप देखेंगे कि उनके जितने भी अभिकारक और उत्पाद में परमाणु हैं उनकी संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, ये देखिए संख्या क्या है, बराबर है। अब जब संख्या ये बराबर है तो भैया आप लोगों का समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर आपका समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो समीकरण को संतुलित आपको क्या है, करना पड़ेगा। तो मेरे को करना पड़ेगा। तो चलिए, और तो अगला टॉपिक है आप लोगों का रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। तो जैसे अब मान चलिए कि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको बोलेंगे बैलेंस और अनबैलेंस, मतलब संतुलित नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर अगर हम लोग सब मैच कराएंगे तो ये क्या है, असंतुलित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में जो Fe है वो 1 है, और हाइड्रोजन H2 है वो आपके 2 हैं, और ऑक्सीजन आपका 1 है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके Fe कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपके हैं। तो ये एक आपका क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है।
इसी को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। बात समझ में आ गई? इसी को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब संतुलित करने के दो तरीके हैं, एक आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट तरीका है जो, और अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो दोनों विधियां आपको बता दूंगा, हिट एंड ट्रायल विधि भी और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर भी। तो आप बहुत ध्यान से इसमें सुने। देखिए, अगर हम किसी भी, कोई भी आपका यौगिक है, जैसे कि कोई आपका यौगिक है ए बी, इस यौगिक को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या इसी यौगिक को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। और अगर कोई अलग से अणु है, जैसे कि H2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, या इसको हम लोग इस रूप में लिख लें, जैसे अब आपका इस तरीके से लिखा हुआ A2, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग कभी भी यौगिक में या अणुओं में हम लोग यहाँ पर नीचे संख्या नहीं बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो हम लोग इस नंबर को टच नहीं करेंगे, इस नंबर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका Fe2 लिखा है, O3 लिखा है, इस नंबर को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी हमको संख्या बढ़ानी है, जो भी घटानी है, जो भी करना है, हम लोग यहाँ पर सामने करेंगे, ठीक है। और हमेशा 2 लगाते हैं, 1 का कोई मतलब ही नहीं। जैसे हमको बैलेंस करना तो यहाँ पर हमेशा नंबर लिखे जाएंगे, आपको सामने, हमेशा सामने नंबर लिखे जाएंगे। और अगर जब सामने नंबर लिख गए हैं तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे आप लोगों का यहाँ पर 2 लिख गया या A2AB लिख गया, तो 2AB का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर AB कितने हैं, 2 हैं, AB कितने हैं, 2 हैं, या आप मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे अब यहाँ पर आपका A2B3 है, अब मैंने सामने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जो आपका जो आप लोगों का A2 और B3 है वो 2 हैं। कैसे? यहाँ पर A2B3, A2, रुक जाइए फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर 2A2B3 था। अब इसके ये कितने हैं, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर 2 लगाया मैंने जब, इसका मतलब यहाँ पर A2B3 कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, कितने हैं, 2 हैं, A2B3। अब जब 2 हैं, 2 बार इसको लिखा जा सकता है, 2 हैं, तो अब इसमें आप B देखिए कितने हैं और A देखिए कितने हैं। देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4 हैं, और B देखिए 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम संख्या में मल्टीप्लाई करके भी हम देख सकते हैं वहां पर कि कितने हैं। जैसे हम यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, हमको पता चल जाएगा कि A कितने हैं, 4 हैं। हम यहाँ पर B देख लें कि B कितना है, अगर हम लोग देखेंगे गुणा करेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आपका यहाँ पर ये हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ये छोटे से 2 पॉइंट थे जो आपको रासायनिक समीकरण में तुरंत संतुलित करने के काम आएंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोग, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था A2 और यहाँ पर 2 लगा दिया या 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तब भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रोसेस को आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अब इस समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, जैसे ही संतुलित करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, उस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर Fe कितना है आपका, 2, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना है, ऑक्सीजन आपका कितना है, 3 है। अगर हमने यहाँ पर क्या किया, 3 लगा दिया, या नीचे मैं आपको लिख देता हूँ, Fe प्लस यहाँ पर H2O प्लस इक्वल टू Fe Fe2O3, ठीक, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस ये निकल रही है।
तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड राइट साइड में कितने हैं, 3 है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन इनमें किस में है, इसमें तो है नहीं, इसी में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। सबसे बड़ा नंबर, आप ये भी आप लॉजिक लगा सकते हो, सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिया, और जब हमने 3 लगाया, जैसे ही 3 लगाया तो देखिए H2O कितने हो गए आपके, टोटल 3 हो गए, जिसमें से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हमको 3 लगाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लीजिए बैलेंस हो गए, ठीक है, बराबर हो गए। देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 H2O थे, 3 H2O में हर H2O में 2 आपके हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार 6 हो गए, तभी हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखें Fe, तो देखिए Fe कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करें, 2 का गुणा करा दें, तो ये 2 हो गया। अब ये रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप देख लीजिए ये रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो एक इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, आराम से संतुलित कर सकते हैं, ये आप लिख के यहाँ पर, ठीक है। और उस चीज को आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझाया गया है कि इस तरीके से आपको नीचे जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई कराना है सामने वाली संख्या पे, और सामने ही संख्या लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर आपका ये है कि 3 यहाँ पर लिखा गया, और यहाँ पर 2 लगाया जाएगा, और यहाँ पर आपको 3 लगाया जाएगा, तब ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग इसका और देखते हैं। तो इसको अब जब हमने बैलेंस कर लिया, तो ये समीकरण क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण कहलाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपका और है कि अब इसको देखिए मैंने शब्द समीकरण में लिखा हुआ है, तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको प्रतीकों और यौगिक के फॉर्मूला सूत्र के रूप में लिखेंगे, फिर सूत्र में लिखकर बैलेंस करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर लिख के ही दे देगा, शब्द समीकरण देगा, और वो शब्द समीकरण से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, मतलब कि जो आपके पदार्थ लिए गए हैं, जो एलिमेंट्स लिए गए हैं, जो आपका यौगिक है, उसके फॉर्मूला लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, तब जाके आपका वो शब्द समीकरण से सिंबल समीकरण बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। तो सोडियम का सिंबल मुझे लगता है सबको पता है, सोडियम प्लस जल का फॉर्मूला सबको पता होगा H2O, और इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, थोड़ा सा समझिए लीजिए, यहीं पर समझ लीजिए। सोडियम और आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल होता है A, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इन ये दोनों अपनी एक एक वैलेंसी इधर ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ पर Na1 और OH का होल 1, 1 से 1 कैंसिल। अब ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अगली क्लास में आप लोगों का रासायनिक फॉर्मूला बनाना मैं बता दूंगा, अगर आपको दिक्कत पड़ रही है तो। ये 9th क्लास का टॉपिक है। तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख लेंगे NaOH, और प्लस आप लोगों का हाइड्रोजन निकल रही है तो H2A लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे, इसको संतुलित करेंगे, ठीक है। ये बैलेंस है कि नहीं है आप चेक कर लीजिए पहले। यहाँ पर सोडियम कितना है, सोडियम आपका 1 है, सोडियम 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर सोडियम बैलेंस है, अभी तो 1 है, और आपका ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखिएगा, एक हाइड्रोजन ये, 2 ये, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर किसके साथ में है, H2O के साथ में है। तो इस पूरी संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग क्या कर दें, 3 का क्या, आप 4 का भी करा सकते हैं। देखते हैं किसका कराएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है,
तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराएं, 3 का ना करा के 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं पहले छोटी संख्या का, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितने 3 ही हैं। अब अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ पर अगर बढ़ा देंगे तो केवल और केवल हाइड्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी अब कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। यहाँ पर 2 हो गए हैं ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अगर 2 हो गए हैं, तब आपको फिर से आपको यहाँ पर 2 बढ़ा दीजिए, तब कि आपका पूरा OH बढ़ जाएगा। तो आपको सोडियम में भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये ध्यान रखना है। तो जैसे वो पजल्ड वाला गेम होता है, इस टॉपिक को आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से आप लोगों को भूल जाएगा। तो यहाँ पर आप संख्या लिख कर फिर देख कर फिर इस तरीके से उसको आगे बढ़कर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो आपका अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया आपकी 5 हैं, जैसा कि आपका पहला है संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, यहाँ से आपका बोर्ड पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट नोट्स जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 2 नंबर का शॉर्ट नोट्स आपका पक्का पूछा जाएगा। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को देगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी रासायनिक अपक्रियाएं हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छे से। संयोजन अपक्रिया क्या है? संयोजन मतलब होता है जुड़ना, योग होना। कोई भी 2 पदार्थ लीजिए और जुड़कर एक नया पदार्थ बना दीजिए, उसी को कहेंगे संयोजन। संयोजन शब्द से ही आप इसकी परिभाषा निकाल सकते हो। कॉम्बिनेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो संयोजन जैसे एक पदार्थ आपका ये है और दूसरा पदार्थ ये है, दोनों पदार्थ को मिला दीजिए और एक नया पदार्थ बन जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। अब अपक्रिया पढ़ने से पहले मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ये जो स्टार्टिंग के 3 शब्द हैं, पांचों में या आगे भी अगर कोई अपक्रिया आप पढ़ोगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे, तो आगे के 3 शब्द आपके ये क्या होंगे, सेम होंगे। कि ऐसी अपक्रिया जिसमें, जैसे आप अपघटन अपक्रिया पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसी अपक्रिया जिसमें, अगर आप लोग क्या करोगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया पढ़ोगे, उसमें भी आप लोगों का क्या होगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें। तो स्टार्टिंग के 3 शब्द सब अपक्रियाओं में मैंने क्या किए हैं, सेम कर रखे हैं। और थोड़े थोड़े पॉइंट आपको केवल चेंज करना है, रासायनिक अपक्रियाओं की परिभाषा याद हो जाएगी। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल अभी इसमें जाएंगे हम लोग, लेकिन जैसे यहाँ पर देखें, एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक इक्वल टू करके ये एक उत्पाद बना दिया गया। इस अपक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, फैक्ट ये है कि इस अपक्रिया में आपका सह उत्पाद नहीं बनता है। कोई भी आपका साइड प्रोडक्ट आपका अवक्षेप के रूप में कोई आपका सह उत्पाद, मतलब कि एक ही सिंगल उत्पाद बनेगा, दूसरा उत्पाद नहीं बनेगा इस अपक्रिया में। तो ये आपकी संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी, संयोजन अपक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 उत्पाद लिए, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और H2O जल बना दिया। ठीक है, इस तरीके से देखिए भैया ये खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, अमोनिया और हाइड्रोजन। अमोनिया लिया गया, अमोनिया लिया गया N2, उसमें आप देख सकते हैं, प्लस आपका हाइड्रोजन लिया जाएगा H2। ये एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। यहाँ पर क्या है, ये अपक्रिया आसानी से नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल तौर पे नहीं होती है। इसमें एक मोलिब्डेनम और आपका Fe ये आपके उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट। इसके बारे में आपको कभी अगर और टॉपिक आएगा तो बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी क्या हो गई, ये आपकी अमोनिया बन गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको अपक्रिया बैलेंस करनी थी, बैलेंस करके लिखते जाइएगा, बैलेंस आप लोग करिएगा इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैलेंस करना, तो देखिए हाइड्रोजन आपके कितने हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस करके।
जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू करके H2O, ये है आपका। अब अगर हम लोग बात करें तो ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन आपके ऑक्सीजन जो है 2 नहीं है। ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूना 4, तो आप यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब आप क्रिया ये क्या है, आपकी बैलेंस हो गई। इसी तरीके से एक इस सब क्रिया को भी आप बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के 3 दूनी 6, अभी यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब आपकी अब क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखिए इसमें कहीं भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, 2 अभिकारक पदार्थ मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो संयोजन अपक्रिया क्या है, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद सिंगल। तो संयोजन अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगली अपक्रिया की ओर। संयोजन अपक्रिया एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए संयोजन अपक्रिया के हम लोग आगे के एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगला जो एग्जाम्पल है क्रियाकलाप आप लोगों का, कि एक बीकर में हमने क्या किया है कि वाटर लिया है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। जैसे हम उसको घोलते हैं तो हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और इसके बाद वहां पर आप लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर अपक्रिया क्या हो रही है, अपक्रिया हमने क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और वाटर लिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू करके यहाँ पर जो बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, देखिए कैल्शियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड का मैं आपको बता चुका हूँ OH, और इसके बाद आप लोग हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो बता रहा हूँ। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, ठीक है। इसकी वैलेंसी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो CaOH का होल ट्वाइज ये आपका बन जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों को एक लेक्चर इसका अलग से आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाना और बैलेंस करने के जो क्वेश्चन होंगे उसी वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बुझा चूना जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आपको इसको बुझा चूना इसको हम लोग कहते हैं बुझा चूना का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, ये बुझे चूने को जैसे हम लोग मार्केट में, अब ये चूना पत्थर किसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं मार्केट से लाते हैं, पानी में घोलते हैं। आप घोल के देखिएगा जब पुताई उताई दिवाली का समय आता है वहां पर पुताई के लिए घोला जाता है। तो अब जो घरों के दीवारों में हम लोग यूज करते हैं वो बुझे चूने का यूज करते हैं, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस यूज करते हैं सफेदी करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। 2-3 दिन के बाद चूना क्या करता है, वायुमंडल से क्रिया करता है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करता है। ऑक्सीजन कह रहा हूं, वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है, CaOH का होल ट्वाइस और CO2। अब यहां पर क्रिया करने के बाद वो क्या करता है, क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बना लेता है, और प्लस आप लोगों का क्या करता है, वाटर आपका H2O निकाल देता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, मार्बल जिसको हम लोग कहते हैं संगमरमर। और संगमरमर वो जो अब दीवार में आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद एक पपड़ी टाइप की बन जाती है, ये वही है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके कारण क्या होता है, शाइनिंग आ जाती है दीवारों में, 2-3 दिन बाद क्या होता है, शाइनिंग आ जाती है, अच्छी से चमक आ जाती है, यहाँ पर दीवारें क्या हो जाए, चमक पैदा हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि दीवारों में क्या करते हैं, चूना पोतते हैं, और चूना क्या करता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करता है, और अपक्रिया करने के बाद क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, साथ में मर
संगमरमर, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये वही वाली कहानी है, संगमरमर। ठीक है, ये आपका क्या है, संगमरमर है, मार्बल इसको कहते हैं। तो ये सब क्रिया को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे, बुझा चूना बनेंगे, ये एक संयोजन क्रिया है। और बाद में ये प्रोसेस होती है, क्योंकि बुझा चूना बन गया, फिर इसके बाद पुताई करेंगे। ठीक है, पुताई करने के बाद 2-3 दिन बाद ये बुझा चूना क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है धीरे धीरे। जैसे ही गर्म होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ा, फिर इसके बाद अब क्रिया ये हो जाती है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी आपके संयोजन अपक्रिया के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कार्बन का जलना। ठीक है, वो आपके सारे, अब देखिए वहां पर एक चीज हुई थी, मैंने आपको कहा कि अगर बुझे चूने को आप गर्म करेंगे तो फ्लास्क आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपक्रियाएं आपकी 2 प्रकार, एक होती हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं, एक होती हैं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। अब जिन अपक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमको क्या मतलब, यह कह सकते हो ये ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे रिएक्शन हुई और ऊष्मा उत्पन्न हो गई, प्राप्त हो गई हमको, उसको कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, और ऊष्मा शोषी एक होगी, अभी आगे चलेंगे। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें मैंने क्या कहा, ये स्टार्टिंग के 3 शब्द आपको मैच ही कराना है, सब में एक ही है। ये ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात तापमान बढ़ता जाए, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया था, कैल्शियम बुझे चूने का निर्माण, यहाँ पर क्या होता है, CaO प्लस वाटर को हम लोग जल से क्रिया कराते हैं, और ये क्या हो जाता है आप लोगों का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और फ्लास्क आप देखोगे बहुत हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा हमारी उत्पन्न होती है। अब प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का अगर हम लोग दहन कराते हैं, प्राकृतिक गैस मतलब आपका मीथेन, और मीथेन का अगर हम लोग क्या करेंगे, वायु के साथ दहन कराएंगे O2, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और प्लस करके आप लोगों का H2O निकल जाएगा, और आपकी ऊष्मा भी आपको उत्पन्न मिलेगी यहाँ पर, प्लस ऊष्मा। ठीक है, अब क्रिया को हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करिए, हाइड्रोजन आपके 4 हैं, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो ये आपकी प्राकृतिक गैस का दहन कराएंगे, तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। अब देखिए श्वसन भी हमारी क्या है, एक ऊष्मा से क्षेपी अपक्रिया ही है। श्वसन भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि ग्लूकोज को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके हमको एनर्जी देता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं ना, तो वो पचता है अंदर जाके, तो वो उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, ये इक्वेशन आपको मैं बता देता हूँ। इक्वेशन आपका C6H12O6 प्लस आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और इसके बाद जल बनेगा। इस सब क्रिया को भी आप लोग क्या करिएगा, बैलेंस करिएगा। देखिए यहाँ पर कार्बन तो 6 है, तो आप 6 लगाइए, और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए, 6 लगा दीजिए, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और 6 18 आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन हो गए। तो 18 में से 6 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 6 ये हैं, तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर 6 लगाएं, 6 दूनी 12, 6 18, तो ये आप लोगों का यहाँ पर ऊष्मा भी मिलती है हमको। अगर हम खाना ना खाते हैं तो ये प्रोसेस होती है, और वहाँ पर हमको ऊर्जा भी मिलेगी, ऊष्मा भी मिलेगी। ऊर्जा या ऊष्मा दोनों उत्पन्न होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। ऐसी अपक्रिया, स्टार्टिंग के 3 शब्द हैं जिसमें आपको बोलना ही है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है आपकी क्या, और तापमान बढ़ जाता है, तो आपकी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। हम लोग अगर प्राकृतिक गैस, ये आपका मेथेन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेथेन। तो मेथेन आपका क्या है, मेथेन का वायु उपस्थिति में दहन कराते हैं। यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर लीजिए, 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन को बैलेंस करते जाइएगा।
अब जितने भी इक्वेशन आएंगी उनमें आप खुद बैलेंस करिएगा, तभी आप लोग क्या करोगे, सीखोगे बैलेंस करना ही इसी तरीके से सीखा जाएगा। अगला टॉपिक है आप लोगों का ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, जैसा कि आपको ऊष्मा क्षेपी बताया गया कि उत्पन्न होती है, यहाँ पर अवशोषित की जाती है, मतलब कि ऊर्जा ग्रहण करने के बाद क्या होगा, काम होगा, अपक्रिया होगी, मतलब कि तापमान क्या होता है, घटता है। ये क्या करते हैं, ऐसी अपक्रियाएं टेम्परेचर को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, तभी संपन्न होती हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी सॉरी ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं हो जाएंगी। तो ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, अर्थात तापमान घटाती हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन की क्रिया करा दें N2 से, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण आपका एग्जाम्पल हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड, उदाहरण आपका क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक उदाहरण आपका हो जाएगा। यहाँ पर NO बन जाएगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, अपक्रिया बैलेंस हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। अब इसमें जो ऊष्मा का सिंबल होगा वो माइनस आपको करना पड़ेगा, ताकि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं। जितने भी आपकी अपघटन अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा लेती हैं, वो सारी की सारी आपकी ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं होती हैं, ये फैक्ट लिख सकते हो। जो भी आपकी अपघटन अपक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा या ऊष्मा देने पर अपक्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश में आप लोगों का सिल्वर क्लोराइड का अपघटन, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का अपघटन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें AgCl, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आपका हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी भी क्रियाकलाप अभी आपको मिलेगी। यहाँ पर Ag और प्लस Cl2 में टूट जाएगा, तो आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, इस तरीके से यह क्रिया हो जाएगी। तो ये आपको क्या होगा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का आपका अपघटन। तो ये भी आपकी क्या है, जब तक आप सूर्य का प्रकाश नहीं दोगे तो अपक्रिया नहीं होगी। तो ये भी आपकी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित, मतलब कि ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद जब हम ऊष्मा देंगे तभी अपक्रिया संपन्न होगी, अर्थात तापमान वहां पर घटेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में लिखने को आ जाती हैं। अब आते हैं दूसरी अपक्रिया पर, अपघटन अपक्रिया। अब अगर हम लोग अपघटन अपक्रिया की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जितनी भी आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, जितने भी 5 टाइप की अपक्रिया पढ़ाई जाएंगी, वो सारी की सारी आपको बोर्ड पेपर को लेके इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को आएगा, और शॉर्ट नोट्स में सीधा सिंपल बात यह है कि आपको अपक्रिया की डेफिनेशन लिखना है, इसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखना है। उसमें भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 3 शब्द तो आप रट्टा मार ही लीजिए, वो तो आप लोगों को बिल्कुल एक तकिया कलाम हो जाएगा रासायनिक अपक्रियाओं का, कि ऐसी अपक्रिया जिसमें, ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें। अब देखिए अपघटन मीन्स क्या होता है, अपघटन मीन्स होता है वियोजन, या अपघटन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज का टूट जाना ही क्या है, अपघटन है। अब ये केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है अपघटन, तो कोई एक पदार्थ क्या करता है, छोटे छोटे सरल उत्पाद में, सरल पदार्थों में टूट जाता है, नए पदार्थों में टूट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है या बनाता है, तो इसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको लिया गया है आपके सामने, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लिया गया है कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा दें, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दें, हीट करा दें, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर एग्जांपल उदाहरण आप लोगों का क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसको देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बना के रखा हुआ है, ये छोटा सा पुतला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसको क्या कर रहे हैं, आग जला रहे हैं, ये देखिए, मतलब कि गर्म कर रहे हैं, और जैसे ही इसको गर्म करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है, 2
छोटे छोटे सरल उत्पाद में टूट जा रहा है। तो ये बड़का सा आपका क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे। इसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वैसे ही ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये आप लोगों का क्या बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें टूट जाता है। तो एक पदार्थ, एक अभिकारक पदार्थ दो सरल पदार्थों में टूट रहा है, टूटकर उत्पाद बना रहा है। ये अपक्रिया हैशटैग, ये अपक्रिया जो संयोजन अपक्रिया होती है उसके विपरीत होती है। तो अपघटन अपक्रिया, अपघटन अपघटन अपक्रिया, अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के, संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है, विपरीत होती है। अब संयोजन अपक्रिया में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं और इसमें एक अभिकारक दो उत्पाद बनाता है, तो इसलिए यह अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। तो यह अपक्रिया आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि अपघटन मीन्स होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना होता है। अपघटन या वियोजन लिखा रहेगा उसमें, इसको हम लोग वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। अपघटन मतलब कि यहाँ पर वियोजन भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। तो एक अभिकारक, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाता है या प्रदान करता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, वहां पर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही अपघटन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आग बनाई गई है। इसके बाद ये देखिए, ये आप लोगों के एक थीम है, ये इसमें टूट जा रहा है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इस तरीके से टूट जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इस अपक्रिया के प्रकार भी देखेंगे। अपघटन देखिए तीन प्रकार की होती है, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन। तो ये आप लोगों का तीन प्रकार का होता है। तो एक एग्जाम्पल या सीधा हम वियोजन पे आ जाएंगे, ये लीजिए, उसके सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वियोजन या अपघटन अपक्रिया के प्रकार। तो अपघटन देखिए तीन प्रकार से हो सकता है। पहला जो अपघटन है वो आप लोगों का ऊष्मीय अपघटन है। अगर आप लोगों का अपघटन किसके थ्रू होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में होता है। किसके थ्रू होता है, ऊष्मा के, आपके अपघटन ऊष्मा के थ्रू अपघटन होता है, तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा अपघटन जो आप लोगों का क्या होता है, ऊष्मा के थ्रू अपघटन होता है। जैसे अगर हम लोग अभी आप लोगों ने एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि ऊष्मीय अपघटन का, यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है, लेड नाइट्रेट को लिया गया है और इसको, ये बॉइलिंग ट्यूब है और इसको क्या किया गया, ऊष्मा दी गई है, मतलब कि गर्म किया गया है। परख नली में हम लोगों ने क्या किया, लेड नाइट्रेट को लिया और परख नली में उसको गर्म किया, बॉयल किया, तो देखिए यहाँ पर जो है निकल रहा है ये अलग पदार्थ, मतलब ये टूट जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका टूट जा रहा है, लेड नाइट्रेट टूट जा रहा है। अब लेड नाइट्रेट किस में टूट जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, इसको छोटा कर दें, इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका लेड नाइट्रेट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ये बॉइलिंग ट्यूब में लेकर इसको गर्म करेंगे, मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। ये अपघटन आपका ऊष्मा की उपस्थिति में होगा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। मतलब ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन करती है या सरल पदार्थ बनाती है दो, उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। सिंपल बात यह है
कि ऊष्मा की उपस्थिति में होने वाला अपघटन ही ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस में टूट जाएगा, ये PbO बनाएगा और प्लस आप लोगों का नाइट्रोजन डाई बनाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाएगा और O2 बना लेगा। ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का टूट गया। अब इस सब क्रिया को आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर आप क्या करिए, देखो NO को पूरा करना है तो NO3 है, ये NO है तो N को पूरा करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी ये 2 पूरा हो जाएगा। और इसके बाद ऑक्सीजन आप देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 1 7। तो यहाँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए, नाइट्रोजन के जब पूरा कर रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो यह जब पूरा 2 लगाएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 दूना 4 हो जाएंगे, तो यहाँ हमको 4 लगाना पड़ेगा, फिर 2 से काम नहीं चलेगा। अरे यार छोटा ले दिया जाए। NO2 अब यहाँ पर हमारा 4 लगाना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 आप लोगों के कितने हो गए, ऑक्सीजन 8 2 10 1 11। ठीक, PB को पूरा करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ तो यहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन 2 हो गए। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अब क्रिया आप लोगों की शायद बैलेंस है, देख लीजिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 4 दूना 8, 8 2 10 2 12। अब ये अपक्रिया आपकी बैलेंस है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति में यह अपक्रिया हो रही है। अपक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की और बात करें, जिसकी बात हम इससे पहले कर चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग क्या करें, उसको भी गर्म कर दें, उसमें भी क्या करें, ऊष्मा दे दें, उसको भी टेम्परेचर दे दें, ऊर्जा दे दें, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन एक बार फिर सुनिए कि ऐसा अपघटन जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ठीक है, ऐसा अपघटन जो ऊष्मा की उपस्थिति में होता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला अपघटन देखते हैं, प्रकाश अपघटन। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे वाला जो मैटर है वो है भैया प्रकाश अपघटन। अब देखिए प्रकाश अपघटन बड़ा अच्छा है कि आप क्या करिए, सिल्वर क्लोराइड लीजिए और सिल्वर क्लोराइड को आप क्या करिए, सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड अपघटित हो जाएगा सिल्वर में। ठीक है, और क्लोराइड में ये सिल्वर क्लोराइड आपका अपघटन हो जाएगा। देखिए प्रकाश अपघटन, यहाँ पर जो प्रकाश अपघटन है, प्रकाश अपघटन का आप लोगों का एग्जाम्पल लिया गया है कि देखिए ये जो आपको चूर्ण रखा गया है ये सिल्वर क्लोराइड का रखा गया, कि खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इसमें पड़ रहा है और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही गर्म होगा इसको ऊर्जा में सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ये अपघटित हो जाएगा। तो ये अपघटित किस तरीके से होगा, Ag सिल्वर क्लोराइड है आपका, तो AgCl ये जो कल टू करके यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा। समझ गए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हम लोग देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेगा, टूट जाएगा किसमें, Ag में, और प्लस Ag में टूट जाएगा प्लस Cl। ठीक है, Cl2 में टूट जाएगा। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 1 Cl है, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो Ag भी आपके क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। Cl को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो Ag के सामने 2 लगा देंगे। तो ये एक प्रकार का क्या, कौन सा अपघटन है, ये आप लोगों का Ag सिल्वर क्लोराइड का अपघटन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश अपघटन हो जाएगा। तो ऐसा अपघटन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाश अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल आपका AgCl का अपघटन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये खिड़की में रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला। अब देखिए ये प्रकाश अपघटन हो गया। अब है आप लोगों का विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन में क्या है, विद्युत अपघटन में भाई साहब ये बीकर लिया गया है, इसमें वाटर भरा हुआ है
और इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो कराएंगे, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर क्या होता है, पानी आपका H2O है, H2O, ये अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, यहाँ पर विद्युत लिख सकते हो आप लोग, धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका अपघटन हो जाएगा। तो ऐसा अपघटन जो विद्युत धारा की उपस्थिति में होता है, जिसमें करंट फ्लो कराना पड़ता है, हमको विद्युत धारा प्रवाहित करानी पड़ती है उसको वियोजित करने के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन। अब देखिए इनकी परिभाषा इन्हीं से आप याद कर सकते हो। ऊष्मीय अपघटन का मतलब ये हो गया कि ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, प्रकाश अपघटन, और विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा के कारण अपघटन आपका विद्युत अपघटन कहलाता है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। ये था अपघटन वाला टॉपिक। ये क्रिया भी इंपॉर्टेंट है, अपघटन आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है कि एक परमाणु उसको अपने ही यौगिक के दूसरे परमाणु को, मतलब एक परमाणु दूसरे यौगिक के एक परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक, इसकी दो परिभाषाएं आप लोगों को मैंने बताई हुई हैं। एक ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसको विस्थापित कर देता है, उसके जली विलयन से आप विस्थापित कर देता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जली विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को, जैसे एग्जाम्पल से ऐसी अपक्रिया को हम लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आप समझिएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अपक्रिया। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये आपका क्या है, मेथेन है। ठीक है, ये CH4 आपका मेथेन है। हम क्या करेंगे, Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, चूंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही क्लोरीन से क्रिया करेगी। अगर आप अंधेरा कर दोगे तो मेथेन क्लोरीन से क्रिया नहीं करेगी, क्योंकि उसके मुक्त मूलक नहीं बनेंगे। ये अलग ही केस है आपका एक। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ पर बात करें विस्थापन अपक्रिया में कि एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, और इसका एक हाइड्रोजन खाली होगा तो वहां पर क्लोरीन लग जाएगा इस तरीके से CHCl3, और बना लेगा आप लोगों का यहाँ पर HCl। तो क्लोरीन ने क्या किया कि क्लोरीन ने इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। इसको और डिटेल से आप देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेथेन को हम लोग लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका इस तरीके से बॉन्ड लगा के लिख सकते हैं, और Cl को क्या लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्लोरीन Cl को विस्थापित कर देगा और एक Cl आपका लग जाएगा इक्वल टू करके, तो CH3 यहाँ पर Cl बना और CHCl फिर से हो गया। इसको हम लोग कहेंगे मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, ये आपका मेथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अब क्रिया की परिभाषा आप लोग बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि इसमें क्या कर रहा है, क्लोरीन इसको विस्थापित कर दे रहा है। तो एक मेरा मन है कि आप एक एग्जाम्पल और इसका देखिए। जैसे कि अभी एक अपक्रिया आपको कराई गई थी जेडन या जिंक वाली अपक्रिया मैंने लिखवाई थी, तो इसमें प्रतिस्थापन अपक्रिया में ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा सटीक बैठता है कि जिंक की क्रिया अगर हम लोग H2SO4 से करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं, तो अब जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा भाई साहब जाओ इधर से, इसको लात मार के बाहर करेगा, तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और वहीं पर क्या होगा, जिंक आके लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन अपक्रिया हो गई और हाइड्रोजन निकल आएगा। ठीक है, इसी का एक और एग्जाम्पल है आप लोगों का कि जिंक क्या, सल्फर, अभी इसका Fe+Cu
SO4 इज इक्वल टू करके Fe क्या करेगा, Cu को बाहर कर देगा और बना लेगा FeSO4 और Cu आपका बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन अपक्रिया है। ठीक, यहाँ पर अब Fe क्या कर रहा है, Fe CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। Fe क्या कर रहा है, CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया गया है, ये है कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दें तो विलयन का ब्लू कलर गायब हो जाता है, क्यों? ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इस टेस्ट ट्यूब में किसका है विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है ये। और कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की रॉड डाल देंगे हम लोग। पहले आयरन की रॉड इस तरीके से होगी बिल्कुल क्लीन, और जब जैसे ही हम लोग डालेंगे तो इसके आयरन की रॉड में क्या होगा, उसका ब्लू कलर मतलब चिपक जाएगा यहाँ पर, और पूरे जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो हल्का व्हाइट कलर का कलर लेस हो जाएगा, ब्लू कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, और उसमें जो अपक्रिया होती है, इसमें अपक्रिया आप लोगों की होती है, ये अपक्रिया दी हुई है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये है आपका, ये अपक्रिया दी हुई है, यहाँ पर अपक्रिया इस तरीके से होती है, ये CuSO4 है, ये Fe है। अब Fe क्या कर रहा है, CuSO4 को मुक्का मार रहा है, लत तरीकी भम, ठीक है, मुक्का मार रहा है। तो जैसे ही CuSO4 में Fe क्या करेगा, एक पंच मारेगा, ठीक है, Fe क्या कर रहा है, इसमें पंच मार रहा है, जैसे ही पंच मारेगा तो Cu क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये लो बाहर आ गया Cu, बाय बाय टाटा, है ना। जैसे ही Cu बाहर आ जाएगा और बन क्या जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है। तो रीजन है कि आप लोगों का CuSO4 में, ठीक है, अब रीजन में डायरेक्ट लिख देता हूं, Fe की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता, या आप सक्रियता भी लिख सकते हो, ठीक है, Fe की जो सक्रियता है, सक्रियता है, वो Fe की सक्रियता Cu से अधिक होती है, Cu से अधिक होती है। ठीक है, अब रूल क्या है कि कम सक्रिय तत्व विस्थापित होगा, मतलब अधिक सक्रिय तत्व का काम क्या है कि अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को, सक्रियता वाले तत्व को विस्थापित कर देना। तो Fe की सक्रियता Cu से अधिक होती है, अतः Fe क्या करता है, Fe CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देगा, क्या कर देगा, विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन का आंसर कि Fe की सक्रियता क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए ये वाली अपक्रिया आपकी संपन्न होगी, FeSO CuSO4 प्लस Fe और FeSO4 Cu निकल जाएगा। इसका एक कारण होता है, Cu प्लस प्लस का कलर आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है, Cu प्लस प्लस का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, Cu और Cu प्लस का कलर ब्लू कलर का नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लोगों को 11th-12th में पढ़ाया जाएगा और आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाता है, क्यों? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि Fe की सक्रियता क्या है, ज्यादा है, और अधिक सक्रियता वाला तत्व अपने से कम सक्रियता वाले तत्व को विस्थापित करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया, कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर दे। ठीक है, तो चलिए चलता है, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आप लोगों का
द्विविस्थापन अपक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या है कि इसमें जो यौगिक होगा, दो यौगिक होंगे, वो आपस में ही अपना क्या करेंगे, आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, ये एग्जांपल अभी आपको कराऊंगा, लेकिन एक जनरल एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पर A प्लस बी है और यहाँ पर C प्लस डी है। ठीक है, इक्वल टू करके ये क्या करेंगे, आपस में ही स्थान चेंज कर लेंगे। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपस में ही स्थान क्या करेंगे, इसके आयन चेंज कर लेंगे। तो बन जाएगा आपका क्या, A डी और यहाँ पर सी बी आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार जब क्या होता है, आयन चेंज होते हैं कंपाउंड के, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, उदाहरण बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ बात करें द्विविस्थापन में कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके, सोडियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस किसके साथ अपक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो इक्वल टू करके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। तो AgCl बना लेगा और क्या बना लेगा, NaNO2 बना, NO3 बना लेगा। ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब होता क्या, कैसे आयन एक्सचेंज हुए, तो देखिए प्रत्येक जो यौगिक है वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है यौगिक, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समझेंगे। पहले हम इसको लेते हैं कि Ag को उसके आयनों में तोड़ लेते हैं, AgNO3 को हम लोग उसके आयनों में तोड़ लेंगे। यहाँ पर आपका ये टूटेगा Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार हम सोडियम क्लोराइड को भी क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। इस प्रकार से आयनों में टूट जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले अपक्रिया का पॉजिटिव और नीचे वाले अपक्रिया का नेगेटिव। ठीक है, मतलब किस तरीके से होगा, अब ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से कि सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर है वो किसके साथ जाएगा, Ag के साथ जाएगा, और जो सोडियम है वो नाइट्रेट, मतलब कि आयन क्या हो गए, अब एक्सचेंज हो गए, आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो ये है आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया, मतलब दोनों ही अभिकारकों के आयन आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर सोडियम इधर आ गया, मतलब कि नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन इधर आ गया और क्लोराइड आयन इधर आ गया, तब जाके ये आपका सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन वहां पर समझेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम लोग पूरी थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, जितना आपको समझाया जा रहा है बस इससे बाहर आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा, ये आपकी, ये मेरी गारंटी है इस बात पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, द्विविस्थापन अपक्रिया समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच में जो आयन है वो आयन आपका चेंज होता है, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयन क्या होता है, चेंज होता है, इस तरीके से आयन चेंज होते हैं, हम आयनों में कन्वर्ट करके देख के हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया। तो पहला पॉइंट है, ऑक्सीकरण वह अपक्रिया है, ऑक्सीकरण वह अपक्रिया अपक्रिया है जिसमें 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 ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है।
ऑक्सीजन का पहला पॉइंट क्या है, अगर किसी तत्व से, किसी भी परमाणु से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो ऑक्सीकरण है। ठीक है, वो क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें C+O2 और इक्वल टू करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण होके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का पृथक होना या निकलना, आप कह सकते हो वो क्या है आप लोगों का, ऑक्सीकरण कहला। ये बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन का पृथक होना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन निकल जाएगा H2 और Cl2 में ये वियोजित हो जाएगा। तो इससे हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। अब क्रिया को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये भी आपका क्या है, इसमें भी आप किससे निकल रही है हाइड्रोजन, क्लोरीन से। तो यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये भी आपकी क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ऋणात्मक परमाणुओं की वृद्धि होना भी ऑक्सीकरण है। अब ऋणात्मक परमाणु की वृद्धि होना ऑक्सीकरण है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों का देखिएगा FeCl2 और यहाँ पर 3 कर दीजिएगा, FeCl3 और SnCl2 की क्रिया अगर हम लोग कराएंगे तो FeCl2 बन जाएगा और SnCl4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब देखिए ऋणात्मक परमाणु क्या है, इसमें Cl क्या है, ऋणात्मक परमाणु है सब में। तो आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक परमाणु जब Cl है तो Cl किस में बढ़ रहा है, वृद्धि किस में हो रही है Cl की, तो Cl की वृद्धि हो रही है Sn2 से Sn4 में आपका बदल जा रहा है। ठीक है, Sn2 से Sn4 में Cl मतलब की वृद्धि हो रही है। तो ये आप लोगों का क्या है, एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ठीक है, एक ये क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों का दान करना भी ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉनों का दान करना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनों का दान कैसे, जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा, यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में एक कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कोई भी परमाणु अणु या आयन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह आपका क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्यों त्यागेगा, देखिए यहाँ पर सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है 11, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको देखिए हाई स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिए, बस बहुत है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में अगर टपक पड़ा तो दिक्कत हो जाती है। वहां पर आप देख लीजिएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आपके ऋणात्मक परमाणु आपके आएगा ज्यादातर। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऋण परमाणु का, ऋणात्मक परमाणु का वृद्धि हो जाना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का त्यागना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण C+O2 इक्वल टू करके CO2। इसी तरीके से HCl का वियोजन, तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वियोजन कराएंगे तो हाइड्रोजन और प्लस Cl में टूट जाएगा और इसके बाद FeCl3 प्लस SnCl4 की क्रिया कराएंगे तो FeCl2 और SnCl4 बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फेरिक क्लोराइड और इसको कहेंगे स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट होता है और फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसी का अगला टॉपिक जो आपका अपचयन है। ऑक्सीकरण आप लोग समझ गए होंगे,
थोड़ा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट पर जल्दी बता दीजिएगा कि थोड़ा फास्ट तो नहीं मैं चल रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो पर ये चैप्टर निपटाना है। इसके बाद इसके क्वेश्चन भर भर के करेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरी क्लास, मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी, बस आपको कमेंट बॉक्स पे बता देना है कि सर हमको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। ठीक है, अब देखिए अपचयन। अपचयन क्या होता है? तो जो हमने ऑक्सीकरण पढ़ा, जस्ट उसका आप अपोजिट कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए। जैसे ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना आपका क्या कहलाता है? आप लोगों का अपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आप लोगों का अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब ऋणात्मक परमाणु में कमी, या आप कह सकते हो धनात्मक परमाणु में वृद्धि, आपका अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का वहां पर त्यागना था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना है। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ऑक्सीजन का क्या निकलना। तो ऑक्सीजन किससे निकल रहा है? जैसे हम लोग क्या करें कि यहाँ पर CuO की क्रिया कराएं H2 से, ठीक है, तो ये क्या करेगा? Cu निकल, ऑक्सीजन इससे निकल जाएगा और यहाँ पर H2O बना लेगा। तो ये आपका क्या हो रहा है? Cu का अपचयन हो रहा है। ये कौन सी है? अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? Cu का अपचयन हो रहा है। किसमें? CuO का अपचयन हो रहा है। ये क्या है? अपचयन हो रहा है, ये अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन इससे ऐड हो, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण है। ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये देखिए, आप ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यही आपका क्या है? अपचयन है। ये भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन जिससे जुड़ेगा, या आप उसी अपक्रिया को यहाँ पर देखिए H2 प्लस Cl2 इक्वल टू करके आप यहाँ से फिर से 2HCl बना सकते हैं। तो क्लोरीन से क्या हो रहा है? क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक अपचयन अपक्रिया हो रही है, क्योंकि क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है। ऋणात्मक परमाणु में कमी होना, फिर से आप उसी एग्जाम्पल को अगर देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि FeCl3 प्लस SnCl2 इक्वल टू करके FeCl2 और SnCl4। ठीक है, यहाँ पर अगर आप Fe को देखेंगे, तो इसमें ऋणात्मक परमाणु की कमी हो रही है। ऋणात्मक परमाणु क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक अपचयन अपक्रिया, मतलब कि FeCl3 का अपचयन किस में हो रहा है? FeCl2 में हो रहा है। ठीक है, FeCl3 का अपचयन किस में? FeCl2 में। और ये जो आपका SnCl2 और से SnCl4 है, ये आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ये कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट वाला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। अब क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 7। तो क्लोरीन क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। क्लोरीन क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और क्लोरीन आयन बना लेती है। 2, 8, 7 इसके आउटर सेल में ये क्या करेगी? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है? अपचयन अपक्रिया है। एक एक पॉइंट और है जो आपको 11th क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसीलिए मैंने कह दिया कि कक्षा 10 के लिए केवल ऊपर के 2 पॉइंट अगर आपको याद है, तो बस इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। और ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखेंगे, इनको ध्यान रखेंगे, आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो चलते हैं, अगला टॉपिक है जो आप लोगों का, वो है ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए एक ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया, उसको अगर किसी अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ में होते हैं, ठीक है, तो उस अपक्रिया को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। तो एक रिडॉक्स अपक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है ZnO प्लस Cu इक्वल टू करके, यहाँ पर आपका जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है
और प्लस Cu बना रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो देखिए C से क्या हो रहा है, C से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रहा है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो अपक्रिया में जो है वो नहीं है, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होगा वो आपका अपचायक होगा, अपचायक होगा, अपचायक पदार्थ होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, और जिसका अपचयन होगा वो आप लोगों का ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि अपक्रिया में जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, मतलब अपक्रिया अगर जिसका अपचयन हो रहा है अपक्रिया में तो वो आपका ऑक्सीकारक पदार्थ है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो आपका अपचायक पदार्थ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना है जरूर। ठीक है, इसके लिए एक डायलॉग है, जो है वो नहीं है। परिभाषा आप देखिए, इसी से परिभाषा बनाते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीकृत कर रहा है, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, कार्बन क्या कर रहा है, जिंक को ऑक्सीकृत कर रहा है। ठीक है, कार्बन क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीकृत। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचायत होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया मामला कि जो ऑक्सीकृत करने का मैटर है वो क्या कर रहा है, ZnO ऑक्सीकृत कर रहा है कार्बन को, ZnO क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीकृत कर रहा है, और स्वयं देखिए उसका अपचयन हो रहा है, जिंक का स्वयं अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं तथा स्वयं अपचायत होते हैं, आपके ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। अपचायक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं और स्वयं क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, तो ये आपके अपचायक पदार्थ हैं। इनकी परिभाषा जरूर याद रख लीजिएगा। एक परिभाषा और है, मतलब जिस पदार्थ से ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो। ठीक है, ऑक्सीजन मिले, जिस पदार्थ से, या आप कह सकते हो परमाणु, अणु या आयन, आयन से ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण के लिए क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन मिले, वो क्या होंगे, आपके ऑक्सीकारक पदार्थ होंगे। ठीक है, मतलब कि जिन परमाणु, जिस पदार्थ मतलब परमाणु, अणु या आयन से ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन मिले, तो ये ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन किससे मिल रहा है, ZnO से मिल रहा है, तो ZnO आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करें, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करें, जो क्या करें, जो पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करें, या आप ऐसा कर सकते हो जिनसे हाइड्रोजन मिले, है ना, अपचयन के लिए हाइड्रोजन मिले, तो अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं अपचयित होते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। अपक्रिया से जरूर समझिएगा कि अपक्रिया में जिसका अपचयन होगा, अपचयन होगा तो ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकरण होगा तो अपचायक पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल आपको अगर और होगा तो देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी मैं बताऊंगा, देखिए रेडॉक्स अपक्रिया, देखिए ध्यान से कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक मतलब अपकारक का ऑक्सीकरण, मतलब एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, दूसरे अभिकारक का अपचयन, या आप कह सकते हो ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं
अपचयन क्या हूं, एक साथ हूं, एक साथ हूं, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या हो, एक साथ हो, मतलब कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तो दूसरे का क्या हो, अपचयन हो, तो आपका क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जांपल लीजिएगा, देखिए यहाँ पर CuO, अब प्लस आप लोगों का क्या है H2, यहाँ पर CuO और प्लस आपका H2, थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से कायदे से लिखना, CuO प्लस H2 इजुकल टू करके Cu प्लस H2O। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन को कौन दान कर रहा है, Cu दान कर रहा है, तो Cu का क्या होगा, आप लोगों का अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और सी ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपक्रिया में जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है तो वो अपचायक, अपचायक पदार्थ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप अगर चाहें तो हैशटैग करके आप लिख सकते हैं कि अपक्रिया में, आप लिख सकते हैं अपक्रिया में जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, तो वो क्या होगा डैश करके अपचायक पदार्थ होगा, क्या होगा, अपचायक पदार्थ होगा, ठीक है, अपचायक पदार्थ होगा। इसी तरीके से दूसरा हैशटैग कि जिसका अपक्रिया में जिसका क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन, तो वो कौन सा पदार्थ, वो आपका ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, ऑक्सीकारक कारक पदार्थ होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक, ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आप लोगों का, यह है आप लोगों का संक्षारण। तो संक्षारण है आप लोगों का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है कि संक्षारण क्या है, कि जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, नमी, ठीक है, नमी या अम्ल आदि से संपर्क, आदि के संपर्क में आती है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, मतलब कि संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। आपने देख, सबके घरों ने देख, सबके घरों में आप लोगों ने सबने देखा होगा कि लोहे की जो वस्तुएं हैं, अगर कोई चीज छत में पड़ी हुई है तो एक साल बाद उसमें भूरे रंग की एक जंग लग जाती है। अगर वो कंटिन्यू ऐसे ही पड़ी रही तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कमजोर पड़ जाएगी और फिर पूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाएगी, किसी काम लायक नहीं बचेगी। जैसे कि यहाँ पर लोहे में जंग लगना है, लोहे में जंग लगना, देखिए पहले कढ़ाई ऐसी थी, अगर वो पानी पाती रही धीरे धीरे तो अब कढ़ाई इस तरीके से वो हो गई, भूरे कलर की कढ़ाई ये हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चांदी, चांदी आप देखते होंगे कि चांदी में ज्यादा पानी में यूज होती है चांदी, उसमें वो गंदगी जम जाती है तो काली कलर की चांदी हो जाती है, काली कलर की चांदी हो जाती है। तांबा का हरा हो जाना, तांबे के गिलास गिलास बोतल वोतल आपके घरों में होंगे, पहले ये बोतल इस तरीके से थी, कंटिन्यू उसमें पानी पिया गया, यूज किया गया और अच्छे से साफ नहीं किया गया, तो ये बोतल इस तरीके से हरी हरी पड़ गई, थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। तो संक्षारण क्या है कि कोई भी धातु की वस्तु अगर अपने आसपास नमी और अम्ल के संपर्क में आती है, आदि आदि दो हो गया, आदि से आदि के संपर्क में आती है, ये गलत है, के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, मतलब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसके तीन एग्जाम्पल हैं, लोहे में जंग लगना, चांदी काली पड़ जाना, तांबे का हरा हो जाना। अब संक्षारण से उपाय क्या है संक्षारण के, ठीक है, चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, संक्षारण के उपाय हैं भैया, कि हम क्या करेंगे,
जहां पर वस्तुएं रखें वहां पर कुछ ऐसा इंतजाम कर दें, टीन इन लगा दें कि वो पानी ना पड़े, उसमें नमी ना पड़े। एक तो वो, दूसरा पेंट कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस वगैरह लगा देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े पुल का निर्माण होता है, ठीक है, ओवर ब्रिज बनते हैं, पुल निर्माण होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि पेंट किया जाता है, पहले पॉलिश की जाती है, फिर इसके बाद उनको यूज किया जाता है, और हर साल उनमें पॉलिश वॉलिश उनकी मरम्मत की जाती है इसी तरीके से, ताकि वो संक्षारित ना हो, उनको संक्षारण से रोका जा सके। ये बात ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक इसी में है आप लोगों का विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता एक घरेलू, आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का खाना क्या होता है, जब गर्मियों के दिनों में जब वो वायु के संपर्क में आता है, खुले में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। मतलब कि जब वसा और तेलों का उपचयन, उपचयन मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण ही है, ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, इनका ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएंगे, ऑक्सीकरण होगा, तो काफी समय पर खुले में रखने पर ये क्या करते हैं, इनका स्वाद बदल जाता है और इनकी गंध बदल जाती है। स्वाद और गंध दोनों बदबू मारने लगता है, स्वाद तो बिल्कुल बदल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में कि भैया खाना सड़ गया है, खराब हो गया है, सड़ी चीज खिला दी, ये वो फलाना ढिकाना हम लोग बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रति ऑक्सी कारक का यूज करते हैं। प्रति ऑक्सी कारक, प्रति ऑक्सी कारक का यूज करते हैं जो ऑक्सीकरण को रोक दे, ठीक है, ऑक्सीकरण को रोक दे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक। जो पदार्थ ऑक्सीकरण को रोक देगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रति ऑक्सीकारक। और इसके बाद नाइट्रोजन गैस, जैसे तुम लोगों को देखा होगा चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, जो कि क्या होता है, नाइट्रोजन गैस से जो क्रियाशील नहीं होती है, तो इसीलिए वो गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स वगैरह लंबे समय तक चल सकें, जल्दी से खराब ना हो, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, आप लोग इसको रोक रोक के चीजों को समझ के पढ़िएगा, देखिएगा। अब इस चैप्टर के आप लोगों को मैं क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को अगले वीक में सैटरडे तक आप लोगों को मिल जाएगा अगले चैप्टर का, इसका पूरा वन शॉट उसका भी कोशिश की जाएगी कि जल्दी आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पे आप पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर क्लास चल रही है। ऑनलाइन आप लोग देख ही रहे हैं, और ऑफलाइन आप लोग इलाहाबाद गल्ला बाजार में आके संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।